दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बिहार के सीमांचल से स्टार्ट करते हैं। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में किशनगंज जिला सीमांचल में प्रथम स्थान पर आया है। वहीं सूबे में यानी कि बिहार में इसका 49वां स्थान है। सीमांचल में कटिहार को 7वां और पूर्णिया को 9वां रैंक आया है। सीमांचल में 1 लाख से अधिक जनसंख्या में किशनगंज प्रथम, जबकि 50 से 1 लाख जनसंख्या में अररिया जिला दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा तीसरे स्थान पर ठाकुरगंज, चौथे स्थान पर जोगबनी, 5वें स्थान पर बहादुरगंज, 6ठे स्थान पर कस्बा, 7वें स्थान पर कटिहार, 8वें स्थान पर मनिहारी, 9वें स्थान पर पूर्णिया, 10वें स्थान पर बनमखी, 11वें स्थान पर बारसोई और 12वें स्थान पर फारबिसगंज नगर परिषद है। ये रैंकिंग स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार भाजपा के युवा चेहरा ऋतुराज सिन्हा को भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जेपी नड्डा ने ऋतुराज सिन्हा को पार्टी में राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। जानकारी के अनुसार ऋतुराज सिन्हा 2005 से राजनीति में सक्रिय हैं। 2014 में वे लोकसभा चुनाव में फ्रंट लाइन पर काम करते दिखे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको कैंपेन कमेटी में बड़ी भूमिका दी गई थी, जबकि साल 2015 में अमित शाह ने ऋतुराज सिन्हा को प्रचार अभियान समिति के सदस्य के तौर पर दायित्व सौंपा, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा पद था। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के रोहतास, औरंगाबाद और गया में कई तरह के कीमती खनिज मिले हैं। इन खनिजों की पुष्टि के बाद केंद्र सरकार ने बिहार खनन विभाग को खुदाई करने की मंजूरी दे दी है। जब बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले दिनों रोहतास, औरंगाबाद और गया में क्रोमियम और पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक मिले हैं। इसके खनन को लेकर बहुत जल्द निकाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जी आपको बता दें कि बिहार के इन जिलों में कीमती खनिज मिलने से बिहार सरकार काफी खुश नजर आ रही है, क्योंकि इस खनिज से बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ युवाओं को यहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे। मिली जानकारी के अनुसार सासाराम, रोहतास में पोटेशियम के ब्लॉक मिले हैं, जबकि औरंगाबाद, गया में क्रोमियम के ब्लॉक मिले हैं। बहुत जल्द सरकार इस ब्लॉक की खुदाई शुरू कर देगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां चल रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कटिहार में गीदड़ के काटने से लगभग 3 दर्जन यानी कि 36 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गीदड़ को भी मार डाला है। बताया गया है कि बारसोई थाना क्षेत्र के मौलानापुर और अन्य कई गाँव के इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि लोग सुबह सुबह खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान गीदड़ यानी कि सियाल हमला कर दिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल है। 8 लोगों की हालात की गंभीरता को देखते हुए उन्हें कटिहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वही आक्रोशित लोगों ने जान बचाने के दौरान गीदड़ को भी मार डाला। लोगों का कहना है कि इलाके में अक्सर इस तरह का खतरा बना रहता है। दोस्तों बात करते हैं कि नए साल 2022 को आने में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सरकार ने आम नागरिकों को नए साल की शुरुआत से पहले ही बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, दरअसल आने वाले साल से आपको कपड़े, जूते, चप्पल और टेक्सटाइल का सामान खरीदने के लिए पहले सोचना होगा, क्योंकि इसमें आपको अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने इन सभी सामान पर जीएसटी को बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अब कपड़े, जूते, चप्पल खरीदने के लिए आपको पैसे अधिक देने पड़ेंगे। जी हां, आप सभी को हम ये भी बता दूं कि सरकार पहले इन सामान पर 5% की दर से जीएसटी लगाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12% किया जा चुका है। यह कहा जा रहा है कि जीएसटी की नई दरें जनवरी 2022 से लागू हो जाएगी। वैसे बीते काफी समय से ये संभावना जताई जा रही थी कि सरकार रेडीमेड और टेक्सटाइल पर जीएसटी बढ़ा सकती है, और अब अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ऐसे में अब कपड़े और जूते, चप्पल महंगे होने जा रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि घर से भागी और मानव तस्करों से मुक्त कराई गई युवतियों के लिए यानी कि लड़कियों के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। जब बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि कई ऐसी लड़कियों को रखने के लिए हर जिले में एक रक्षा गृह की स्थापना की जाएगी। ये रक्षा गृह महिलाओं एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। वहीं हर रक्षा केंद्र में 50 लड़कियों की रहने की व्यवस्था होगी। समाज कल्याण निदेशालय के अनुसार सभी जिलों में रक्षा गृह बनेगा। साथ ही रक्षा गृह में सुरक्षा के साथ साथ उनके हुनर को भी निखारने का काम किया जाएगा। निदेशालय के अनुसार ये देखा जा रहा है कि भागकर बाल विवाह करने वाली लड़कियों के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। जब भागकर बाल विवाह करने वाली लड़कियों को ना तो मायके वाले रखना चाहते हैं और न ही ससुराल वाले। जब नादानी में उठाए गए कदम उनकी जिंदगी के नासूर बन जाते हैं। पढ़ाई लिखाई से लेकर सामाजिक जीवन खत्म हो जाता है। ऐसी लड़कियों के लिए जिलों में बन रहा रक्षा गृह बड़ा सहयोग प्रदान करेगा, जहां उन्हें रक्षा गृह में पढ़ाई लिखाई के साथ जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों अब खबर बिहार के नालंदा से है, जहां नूरसराय के बुधौर गांव में आयोजित एक शादी समारोह में जहरीली भोजन खाने से दूल्हा समेत कुल 63 लोग बीमार हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गांव से परमेश्वर प्रसाद के पुत्र राकेश की बारात भोजपुर जाने वाली थी। रात में सभी लोगों ने भोजन किया और आराम करने लगे, जिसके कुछ देर बाद दूल्हा समेत कई अन्य लोग बीमार हो गए। हालांकि बताया जा रहा है कि सभी लोग खतरे से बाहर हैं। वहीं कई लोगों का इलाज नूरसराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। साथ ही साथ मेडिकल टीम को भी गाँव भेज दी गई है। घटना की जानकारी देते हुए नूरसराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया है कि ये सभी लोग शादी का भोज खाने से बीमार हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि दूल्हा दूल्हे का भाई समेत कुल 63 लोग बीमार हो गए थे। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। जब केंद्र में मोदी और यूपी में योगी की बात हर कोई करता है, लेकिन पहली बार दोनों की जो तस्वीरें आई है वे चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ दौरे पर है, जहां वे पुलिस महानिदेशकों के 56वें सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हैं। जहां रविवार को इसी कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। दोनों एक गलियार या गैलरी जगह पर साथ जा रहे हैं, जहां आसपास कोई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखा है और कुछ कह रहे हैं। सीएम योगी भी बड़े ध्यान से बात सुन रहे हैं। दोनों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और यूजर्स जबरदस्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर करते हुए लिखा है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। आपको बता दूं कि अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए दलों ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। भाजपा की ओर से सबसे बड़े प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। पीएम मोदी ने हाल के दिनों में यूपी में बड़े कार्यक्रम किए हैं और सीएम योगी के कामों की तारीफ भी की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ठंड बढ़ने के साथ ही प्रमुख शहरों में प्रदूषण की स्थिति भी बेहद खराब होते जा रही है। पटना के 4 में से 3 इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI बहुत खराब की श्रेणी में है, जबकि एक इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब कैटेगरी में है। जब पटना के इको पार्क के पास AQI 348 यानी कि बहुत खराब की कैटेगरी में है। जब गया में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर दर्ज किया गया है, यहाँ AQI 279 है। वही मुजफ्फरपुर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब है और यहाँ AQI 301 है। इसके अलावा भागलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 पर है, जो बेहद खराब श्रेणी में है। दोस्तों बिहार में मुर्दों और भूतों पर आफत आ गई है। जी हाँ, आप चौंक गए तो फिर जान लीजिए कि ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये सरकारी काम कह रहे हैं। जब मधेपुरा के बिहारीगंज में एक शिक्षक सुमन कुमार सिंह की निधन के बाद विभाग को इसकी सूचना दे दी गई। इसके बावजूद भी पंचायत चुनाव की ड्यूटी से गैर हाजिर रहने को लेकर उनके स्पष्टीकरण मांगा गया है। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या मृत शिक्षक का भूत चुनाव कराने आता। जहां उधर शेखपुरा में एक ऐसे बुजुर्गों को कोरोना का टीका दिए जाने का मैसेज मोबाइल पर आया है जिनकी मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी है। जहां इन दोनों मामलों ने सरकारी कार्य प्रणाली की पोल खोल दी है। यह मधेपुरा जिले के उदा किशनगंज प्रखंड के अंतर्गत मजोरा मध्य विद्यालय में सहायक शिक्षक सुमन कुमार सिंह का निधन बीते 7 नवंबर को हार्ट अटैक के कारण हो गया। उनकी ड्यूटी पंचायत चुनाव में 15 नवंबर को जिले के बिहारीगंज में लगी थी। इसे देखते हुए विद्यालय के हेडमास्टर अनिल राम ने उनकी मौत की सूचना 8 नवंबर को विभागीय अधिकारी
प्रभारी समेत अन्य सभी को दे दिया। यह मौत के कारण शिक्षक पंचायत चुनाव की ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। हद तो यह है कि इसके लिए पंचायत निर्वाचन कर्मी कोषांग ने चुनाव ड्यूटी में अनुपस्थित रहने के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या स्पष्टीकरण का जवाब देने मृत शिक्षक का भूत आएगा। उधर शेखपुरा में स्वास्थ्य कर्मी ने एक ऐसे बुजुर्ग के मोबाइल नंबर पर कोरोना का टीका लगाने का मैसेज भेजा है जिनकी मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सुशासन वाली सरकार में एक व्यक्ति पिछले 30 साल से चौकीदार की नौकरी कर रहा है, लेकिन आज तक उसे तनख्वाह के नाम पर 1 रुपये भी नहीं मिला है। फिलहाल फुलवारीशरीफ थाने में कार्यरत इस चौकीदार की हालत ऐसी है कि उसके सामने अपने और परिवार की रोजी रोटी और फिर पेट की आग बुझाने के लिए भटकना पड़ रहा है। इस चौकीदार का नाम है अखिलेश रविदास, जो फिलहाल फुलवारीशरीफ के चौहरमल थाना में रहता है। बताया गया है कि पिछले 3 दशक से यानी कि 30 साल से अखिलेश रविदास फुलवारीशरीफ थाना से लेकर पुलिस अनुमंडल कार्यालय में अपनी ड्यूटी बजा रहा है। लगभग 30 सालों तक सरकारी नौकरी करने के बाद भी अखिलेश रविदास को आज तक वेतन के नाम पर 1 भी रुपया नहीं मिला है। अखिलेश ने बताया है कि अपने वेतन निकासी के लिए उन्होंने अंचल अधिकारी से लेकर जिलाधिकारी तक आवेदन दिया था। एसएसपी कार्यालयों में भी गुहार लगाई, लेकिन इसके बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए पर भी ऐसे ही यू टर्न क्यों नहीं लिया। जब कृषि कानूनों की तरह सीएए का भी व्यापक विरोध हुआ था। हालांकि इन 2 मौकों की तुलना करना गलत है, लेकिन फिर भी हिफाजत के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों आंदोलन काफी मजबूत और भारत के सबसे बड़े जन प्रदर्शन थे। यह मुमकिन है कि यूपी चुनाव या 2021 में फिर से चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार कृषि कानूनों का बदला हुआ प्रारूप लेकर आए, लेकिन इस समय उसने पूरी तरीके से सार्वजनिक स्तर पर यू टर्न ले लिया है। लेकिन कृषि कानूनों की तरह उसने सीएए पर यू टर्न नहीं लिया, ऐसा क्यों, ये सवाल है। सीएए में असल में सरकार ने एक छोटा सा यू टर्न लिया था। सीएए को पास हुए करीब करीब 2 साल हो गए हैं और अब तक कानून के तहत किसी को नागरिकता नहीं दी गई है, क्योंकि सरकार ने अब तक इसके तहत नियम नहीं बनाए हैं। जुलाई 2021 में सरकार ने सीएए के तहत नियम बनाने के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन मांगा था। अगस्त में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि कानून के तहत नागरिकता तब दी जाएगी जब नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस कानून से मुसलमान परेशान हुए हैं, जो कहते हैं कि ये कानून भेदभाव करता है। और असम में एक तबके को इस बात का डर है कि इसके बाद बांग्लादेश से हिंदू लोगों का हुजूम वहां पहुंच जाएगा। लेकिन अब तक इस कानून से उन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है जिन्हें फायदा देने की बात कही थी। फिर भी सीएए पर सरकार का यू टर्न आंशिक यानी कि आधा अधूरा है और इसे वैसे प्रचारित नहीं किया गया है जैसे कृषि कानून के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक बयान देकर किया है। अब दोनों में फर्क क्या है, ये हम आपको बाकी दूसरे वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अब बड़ी खबर पटना से है, जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना आने के ठीक एक दिन पहले प्रदेश कार्यालय में पत्थर से बना बड़ा लालटेन लगाया जा रहा है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यालय के मुख्य गेट के पास लालटेन लगवाने का सुझाव दिया था, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की देखरेख में बड़ा सा लालटेन बनकर तैयार हुआ है। हालांकि फिलहाल पार्टी कार्यालय के चारों तरफ बड़े बड़े पर्दे टांग दिए गए हैं, जैसे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि लालटेन का उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर ही होनी है। ऐसे में जेसीबी से लालटेन को पार्टी दफ्तर पर लगाए जाने की बात केडीबी लाइव ने पहले ही आपको बता दिया था कि राजद कार्यालय में लालटेन लगने वाला है, वो भी बड़ा वाला। मिली जानकारी के मुताबिक लालटेन बाहर से मंगाया गया है और लालटेन पत्थरों से बना हुआ है। इसकी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है कि काफी महंगे पत्थर से लालटेन पर कारीगरी की गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन है, इसीलिए लालटेन को लगाया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। यह ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2021 में आई बाढ़ से जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, उन्हें सरकार की ओर से कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। इसको लेकर किसान 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार के अलग अलग राज्यों से सरकार के पास 8 लाख आवेदन आ चुके हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से किसानों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है।
आपको बता दें कि पहले ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर था, जिसे बढ़ाते हुए 25 नवंबर तक कर दिया है। किसान भाई कृषि इनपुट अनुदान देने के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार साल 2021 के खरीफ मौसम में बाढ़ या फिर अतिवृष्टि के कारण प्रतिवेदित 30 जिलों के 265 प्रखंडों की 32 से 29 पंचायतों में क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में चोरी से बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, आरा, नालंदा सहित बिहार के कई जिलों में बिजली की जबरदस्त चेकिंग चल रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा लोगों के घर घर जाकर के बिजली चेक करवाई जा रही है, जो कार्रवाई कर रही है। खबर के अनुसार राजधानी पटना के बाद आरा के कई मोहल्लों में बिजली बिल जमा नहीं करने वाले लोगों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। साथ ही साथ चोरी से बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों पर बिजली विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नालंदा जिले में पकरुआ विवाह कराने का मामला सामने आया है, जहां बंदूक की नोक पर जबरन एक लड़का का अपहरण करके शादी करा दी गई। इस दौरान पीड़ित ने पुलिस को जानकारी देकर शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उनका आरोप है कि बंदूक के बल पर उसे अगवा करके शादी करा दी गई है। जब विरोध करने पर रात भर बंधक बनाकर मारपीट भी की गई। वही शादी के इस मौसम में पकरुआ शादी का वायरल वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल ये मामला बिहार के नालंदा जिले में बिहार शरीफ के मानपुर थाना क्षेत्र के परोहा गांव का बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक पीड़ित नीतीश ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया है कि वे 11 नवंबर को छठ का प्रसाद देने के लिए अपनी बहन के ससुराल बड़बही गांव गया था। इस दौरान वहां से लौटने के बाद परोहा गांव के पास कुछ बदमाशों ने हथियार के बल पर अपहरण कर लिया। फिर उस युवक का एक लड़की के साथ जबरन शादी करवा दिया गया। वहीं एक वीडियो में बंदूकधारी बदमाश युवक को धमका रहे हैं। आपको बता दूं कि वही दूसरे वीडियो में कुछ बदमाश युवक लड़के को जबरन खेतों के बीच से लेकर जा रहे हैं। जब वही जिस लड़की के साथ उसकी जबरन शादी करा दी गई वह पीछे पीछे चल रही है। इस मामले पर पुलिस अधिकारी ने बताया है कि वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच के नतीजे के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको यह भी बता दूं कि बिहार में पकरुआ विवाह का चलन काफी पुराना है। जब पकरुआ विवाह के लिए ना लड़के की सहमति ली जाती है और न ही लड़की की। इस शादी में लड़के को अगवा करके या फिर बहला फुसला करके बंधक बना लिया जाता है और फिर रीति रिवाज के साथ लड़की से विवाह करा दिया जाता है। इसमें दूल्हा और दुल्हन बने लड़का और लड़की की मर्जी की कोई अहमियत नहीं रखती। क्योंकि बिहार में सामाजिक दबाव बना रहता है कि लड़की के परिवार वाले इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे जल्द से जल्द अपनी जाति में इसकी शादी करा दें। इसका प्रचलन मुख्य रूप से उत्तर बिहार में है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कृषि कानूनों को लेकर कहा है कि बिल बनते हैं, बिगड़ते हैं और फिर वापस आ जाएंगे। कृषि कानून वापस लेकर पीएम मोदी ने मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के गलत मंसूबे पर पानी फेर दिया है। साक्षी महाराज ने कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्र और बिल दोनों में से राष्ट्र को चुना है। साक्षी महाराज ने कहा कि 2022 में यूपी में भाजपा की 300 से ऊपर सीटें आएगी। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा स्वच्छ शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए हैं। जहां मोदी सरकार द्वारा इंदौर को लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया गया है। जहां सूरत को दूसरा स्थान मिला है। मध्य प्रदेश का इंदौर पहले स्थान पर रहा, तो फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के सूरत और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को देश के दूसरे और तीसरे सबसे स्वच्छ शहर बनने पर सम्मानित किया है। वहीं केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में यूपी के वाराणसी को पहला स्थान मिला है। दोस्तों अब बात करते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को आरएसएस पर जनता को गुमराह करके सत्ता प्राप्ति में बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने एक बार फिर से कहा है कि आरएसएस में अगर हिम्मत है तो वे खुद का बीजेपी में विलय करके चुनाव मैदान में उतरे। अशोक गहलोत ने यहां एक कार्यक्रम में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, किंतु उन्हें यह जानना चाहिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा कांग्रेस पार्टी का नाम रहेगा। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश में विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। हमारी दुश्मनी न बीजेपी से और न ही आरएसएस से है। हमारी
लड़ाई विचारधारा से है। अशोक गहलोत ने कहा है कि ये देश को गुमराह करके सत्ता में आए हुए लोग हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को भड़काने में 2 मिनट लगते हैं। धर्म के नाम पर आग लगाना आसान है, लेकिन बुझाना मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि आज सरकार बीजेपी की नहीं है, वे तो विफल हो चुके हैं और नाम मात्र की है। राज कौन कर रहा है? आरएसएस राज कर रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि अपने तीखे तेवरों के लिए ख्यात हो चुकी एक्ट्रेस कंगना रनौत पर एक और केस दर्ज हुआ है। यह केस कंगना के इंदिरा गांधी और खालिस्तान पर दिए गए बयान के बाद दर्ज हुआ है। कंगना रनौत ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि खालिस्तानी दहशतगर्द आज भले ही सरकार का हाथ मरोड़ रहे हो, लेकिन उस महिला यानी कि इंदिरा गांधी को मत भूलना। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री ने इनको अपनी जूती के नीचे क्रश किया था। उसने इस देश को कितनी भी तकलीफ दी हो, उसने अपनी जान की कीमत पर उन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। उनकी मृत्यु के दशक के बाद भी आज भी उनके नाम से कांपते हैं। ये उनको वैसा ही गुरु चाहिए। अब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने कंगना रनौत के खिलाफ सोशल मीडिया पर इस कथित देशद्रोही और अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप कभी नोटों की बारिश होते हुए देखा है? लेकिन साउथ कैलिफोर्निया की सड़कों पर ऐसा नजारा देखने को मिला। सड़क पर नोटें उड़ते हुए मिले। एक ट्रक में बंद किए गए नोट उड़कर रोड पर गिर रहे थे। फिर क्या था, पूरे हाईवे पर जाम लग गया। लोग गाड़ियों को रोक रोक कर नोट लूट रहे थे। किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक ये घटना सुबह 9:30 बजे हुई, जब एक ट्रक सैन डिएगो से फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्प से एक ऑफिस की तरफ जा रहा था। यह ट्रक में रखे बैग खुल गए, जिसके बाद साउथ कैलिफोर्निया के रोड पर नोट की बारिश होने लगी। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। यह वीडियो में कई लोग नोट उठाते हुए दिख रहे हैं। बॉडी बिल्डर डेमी बागबी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ये पागल कर देने वाली चीज है, जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। सचमुच हर कोई हाईवे से पैसे लूटने के लिए वहीं पर रुक गया। हालांकि अधिकारियों ने लोगों से नोटों को वापस देने का आग्रह किया है। अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितना पैसा गायब है। दोस्तों, राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण के मामले अब एक बार फिर से लोगों को चौंकाने लगे हैं। पटना में एक ही परिवार के 6 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जहां ये परिवार नेहरू नगर इलाके में रहता है। एक ही परिवार के 2 भाइयों के साथ साथ एक भाई की पत्नी, उसकी बेटी और पिता शामिल है। यह शुक्रवार को पिता की स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। जब बाकी 4 लोगों की स्थिति में सुधार है। हालांकि बेटी की तबीयत अभी भी खराब बताई जा रही है। जिनके परिवार के 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उनके कई सदस्य दीपावली और छठ पूजा के दौरान बाहर से पटना आए थे। एक भाई रांची से और एक भाई सासाराम से पटना पहुंचे थे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर माना है कि कुछ लोग शराबबंदी के फैसले के खिलाफ हैं। जहां उन्होंने यहां तक कह दिया है कि धंधेबाज चाहते हैं कि शराबबंदी कानून विफल हो जाए। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए शराबबंदी को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम तो शुरू से ही कहते रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक विचार का होगा। ये संभव नहीं है। मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो सभी को मालूम है। उन्होंने कहा है कि हम लोग ये मानकर चलते हैं कि कुछ लोग मेरे खिलाफ होंगे। शराबबंदी लागू करने के लिए पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सबको समझना चाहिए। गड़बड़ी करने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई भी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ लोग शराबबंदी के फैसले के खिलाफ हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि धंधेबाज चाहते हैं कि शराबबंदी कानून फेल हो जाए। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने 7 घंटे तक बैठ कर ये एक चीज़ों पर चर्चा की है। शुरुआती दौर में भी हम लोगों ने अलग अलग 9 बार इसकी समीक्षा की है। जितनी बातें कही गई है उन सभी चीज़ों पर चर्चा की गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम जारी कर दिए हैं। जब भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामले में मंत्रालय द्वारा घोषित सर्वेक्षण में बिहार के कई शहरों ने अंडर 10 में जगह बनाई है। जहां एवं कई शहरों की रैंकिंग पहले की अपेक्षा यानी कि पहले की तुलना में बेहतर हुई है। जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसकी जानकारी देते हुए दावा किया है कि आने वाले दिनों में बिहार के अन्य शहर भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर गंगा टाउन वाले नगर निकाय, जिसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, उसमें मुंगेर को दूसरा, पटना को तीसरा, हाजीपुर को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर गंगा टाउन वाले नगर निकाय, जिसकी आबादी
1 लाख से कम है, वैसे शहरों में सोनपुर को चौथा, सुल्तानगंज को 16वां, बख्तियारपुर को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर वैसे राज्य जहां नगर निकायों की संख्या 100 से ज्यादा है, उसमें बिहार को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जोनल रैंकिंग कैटेगरी में ईस्ट जोन में 10 लाख से भी ज्यादा आबादी वाले नगर निकायों में पटना को 44वीं रैंकिंग मिली है, जबकि पिछले सर्वे में पटना 47वें स्थान पर रहा था। उन्होंने बताया है कि ईस्ट जोन में 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले नगर निकायों में सुपौल को 7वां, अररिया को 23वां, लखीसराय को 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के 9 जिलों से होकर दूसरा एक्सप्रेसवे गुजरेगा। जहां रक्सौल से हल्दिया तक का राज्य का दूसरा एक्सप्रेसवे बनेगा। 6 से 8 लेन वाले इस दूसरे एक्सप्रेसवे का निर्माण अगले साल से शुरू होगा। जहां ये करीब 695 किलोमीटर लंबा होगा, जिसके निर्माण पर 54,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जहां इसके निर्माण को पूरा करने की समय सीमा साल 2024 से 25 है। जहां फिलहाल इस एक्सप्रेसवे की DPR की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि पटना से कोलकाता तक बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बनेगा। सूत्रों के अनुसार ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से ग्रीन फील्ड होगा और इसमें बीच में नहीं चलाया जा सकेगा। जब ये बिहार के करीब 9 जिलों से होकर गुजरेगी, इसमें से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई और बांका शामिल है। इसके बाद ये एक्सप्रेसवे झारखंड में प्रवेश करके सरेयाहाट, नौनीहाट और दुमका से पश्चिम बंगाल के पानी करके उसे हल्दिया पोर्ट चला जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भले ही शराबबंदी हो, लेकिन यहां आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जो विवाद खड़ा कर देते हैं। अब बक्सर में ऐसा केस सामने आया है जो शराबबंदी पर सवाल खड़े करता है। बक्सर के मुख्य सड़क पर नशे में धुत एक शराबी के बीच सड़क पर हंगामा करने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक नगर परिषद का सफाई कर्मी शराब के नशे में धुत होकर शहर के बीचों बीच सड़क पर हंगामा कर रहा था। इस दौरान शराबी कभी चिल्लाता तो कभी सड़क पर पसर जाता। सड़क पर नगर परिषद के कर्मचारी की शराब लीला चलती रही, लेकिन पास में थाने से कोई भी पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। राहगीरों ने नशे में धुत होकर हंगामा करते नगर परिषद के कर्मचारियों का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया गया। जहां थाने के पास नगर परिषद के सफाई कर्मी का शराब पीकर ड्रामा करता रहा, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी उसे रोकने टोकने तक नहीं पहुंचा। यह हाल तब है जब पिछले ही दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए थे। दोस्तों अब खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस टीम पर हमला हुआ है। जहां सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया। जब पुलिस की गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए, इस दौरान अंचल कार्यालय की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और पुलिसकर्मियों की राइफल छीनने का भी प्रयास उपद्रवियों ने किया। हमले में होमगार्ड का एक जवान भी बुरी तरीके से जख्मी हो गया है, जबकि CO थाना अध्यक्ष समेत कुल 6 पुलिस वालों को भी चोट आई है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने बिहार में 23 से 30 नवंबर तक अनलॉक 9 शुरू करने का ऐलान किया है। हालांकि इसमें किसी तरह के बदलाव नहीं किए गए हैं। खबर के अनुसार 23 से 30 नवंबर तक बिहार के सभी जिलों में अनलॉक 9 लागू रहेगा। इस दौरान शादी विवाह में जुलूस, नाच गाने और DJ की अनुमति नहीं रहेगी। साथ ही साथ शादी विवाह की सूचना कम से कम 3 दिन पहले नजदीकी थाने में देनी होगी। आपको बता दो कि सरकार द्वारा जारी इस नई गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार ने जिले के DM को अनुमति दी है कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रतिबंधों को और सख्त कर सकते हैं। जब कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। जब शादी विवाह में लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा, वहीं दूसरे राज्यों से बिहार आने वालों का कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। दोस्तों बात करते हैं कि शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई समीक्षा बैठक के बाद पटना पुलिस ऑपरेशन मोड में आ गई है। शनिवार को लगातार दूसरे दिन पटना पुलिस ने विभिन्न थानों में शराब को लेकर बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कंकड़बाग थाना क्षेत्र में स्थित होटल फॉर्च्यून में पुलिस ने छापेमारी करके एक वैवाहिक समारोह में भाग लेने आए 6 इंजीनियरों को शराब की पार्टी करते हुए गिरफ्तार किया है। इनमें 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोलकाता के रहने वाले हैं, जबकि 5वां बेगूसराय का और 6ठा गया का रहने वाला बताया जाता है। TCS जैसी बड़ी कंपनियों में ये जॉब करते हैं। इनकी पोस्टिंग हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता में बताई जा रही है। बड़े शहरों की बड़ी कंपनियों में जॉब करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को अब बिहार में जेल की सजा काटनी पड़ेगी। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर RN सिंह मोड़ के पास में स्थित फॉर्च्यून होटल में ये सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर
इंजीनियर अपने एक इंजीनियर दोस्त की शादी में शरीक होने के लिए आए थे। ये सभी दूल्हे के दोस्त बताए जा रहे हैं। जब कोलकाता से रोहित, विनीत जायसवाल, आनंद कुमार मंडल और विकास कुमार, गया से कंचन कुमार सिंह और बेगूसराय से अनिल अपने दोस्त की शादी में शरीक होने आए थे, लेकिन अब ये जेल की हवा खाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि राजस्थान के राज्यपाल ने कहा है कि कृषि कानून फिर से दोबारा वापस आ जाएंगे। यह राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने कहा है कि सरकार ने कृषि कानूनों को किसानों को समझाने का प्रयास किया है। कोशिश की सकारात्मक पक्ष किसानों को समझा देंगे, लेकिन किसान आंदोलित थे। अंत में सरकार को यह लगा कि कानून वापस लेकर फिर से दोबारा कानून इस संबंध में अगर बनाने की जरूरत पड़े तो किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग का सबसे ज्यादा जोर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घर के पास स्वास्थ्य सेवाएं देने पर है। जी हां, बिहार में डॉक्टरों की कमी एक बड़ा मसला है, जिसे देखते हुए विभाग ने 7 निश्चय 2 के तहत ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है। इसके तहत गाँव में रहने वाले मरीज टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़े अस्पताल से डॉक्टर से सलाह मशविरा कर सकते हैं। अब स्वास्थ्य विभाग इस सेवा को विस्तार देने में जुटे हुए हैं, यानी कि फैलाने के विषय में जुटे हुए हैं। जब बढ़ाएंगे, विभाग बिहार के सभी 534 प्रखंडों में कम से कम 2 स्पॉक्स खोलने की तैयारी में है। ये स्पॉक्स वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा से युक्त होंगे। दिसंबर से जनवरी 2022 के बीच सभी प्रखंडों में कम से कम 2 स्पॉक्स खोले जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर लोग स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हुए हैं। मामूली सी परेशानी में ग्रामीण डॉक्टर सलाह के लिए अस्पताल पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टरों पर काम का दबाव बढ़ रहा था। अस्पताल में मरीजों का दबाव कम करने और लोगों को घर के पास ही डॉक्टरी सलाह मुहैया कराने के इरादे से ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है। प्रारंभिक काल से लेकर अब तक करीब 70,000 से भी ज्यादा मरीज टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों की सलाह ले चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि पुलिस मुख्यालय ने बिहार में एटीएम में चोरी और एटीएम तोड़ने की घटनाओं को रोकने को लेकर बिहार के सभी पुलिस अधीक्षकों को कड़ा निर्देश जारी किया है। जब पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल में सहरसा, किशनगंज को छोड़कर शायद ही ऐसा कोई जिला है जहां एटीएम तोड़ने की घटना नहीं हुई हो। जहां अपराध अनुसंधान विभाग के अपर मुख्य महानिदेशक ने एटीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी थाना अध्यक्षों को सौंपी है। यह थानेदारों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि बैंक पदाधिकारियों से मिलकर सुरक्षा से संबंधित खामियों को हर हाल में दूर करवाया जाए। यह थानेदारों को कहा गया है कि हर एटीएम में एक पंजी रखा जाए। जब रात्रि गश्त के दौरान उस पंजी पर रिपोर्ट दर्ज करें, ताकि वहां तैनात गार्ड की सजगता बनी रहे। जहां कई एटीएम ऐसे भी हैं जहां बैंकों ने सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं किए हैं। जहां उस बैंकों के प्रबंधक से या फिर अधिकारियों के पत्राचार करके वहां सीसी कैमरा और गार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करानी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज जिले में तिलक में चाउमीन खत्म होने पर बवाल हो गया। जब चाउमीन नहीं मिलने से नाराज युवकों ने लाठी डंडे और फिर चाकू से हमला कर दिया। हमले में चाउमीन बना रहे 2 सगे भाई घायल हो गए। जब खून से लथपथ भाइयों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला विजयपुर थाना क्षेत्र के रसुलपुर गाँव का है। जब पुलिस ने दोनों घायलों का बयान दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्र अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कट कमीशन, करप्शन की विरासत तथा दंगों और दबंगों की सियासत पर मोदी और योगी युग ने विराम लगा दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने एक पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि बेईमानी की बकैती, बाहुबलियों की फिरौती पर पूर्ण विराम लगाए जाने से बाहुबली बड़दर्श में बौखलाहट है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों का फिर से नागरिकता कानून वापस लेने और 370 बहाल करने का सांप्रदायिक विलाप शुरू कर दिया गया है। नागरिकता कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की पीड़ित प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों और अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि बड़े ही आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान आज हमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ज्ञान दे रहा है। उससे भी ज्यादा विडंबना की बात यह है कि भारत के कुछ सियासी दल पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने की सनक में लग करके हिंदुस्तान के समावेशी संस्कृति के खिलाफ साजिश में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।